हेलो एवरीवन। आज की कहानी है सास का कठोर जवाब। बहू, हम तुम्हारे पास अपनी बीमारी का इलाज कराने क्या आए, तुम तो हमारी कमजोरी का फायदा ही उठाने लगी। इन कुछ दिनों में ही हमें अपने पराई का एहसास करा दिया। सही कहते हैं लोग, बुढ़ापे में अपने बेटे बहू पर भरोसा कर कभी नहीं रहना चाहिए। पता नहीं कब आपको धोखा दी जाए। बहू तो बहू, बेटा भी बदल जाता है। दरअसल कुलभूषण जी और उनकी पत्नी इंद्रावती जी पुणे अपने बेटे के पास गए हुए थे। एक दिन कुलभूषण जी हॉल में सोफा पर लेटे थे, तभी उनका बेटा मनीष अपने कमरे से निकलकर आया। हॉल में पिताजी को सोफे पर बैठे हुए देखता है तो तेज आवाज में कहता है, यह क्या पापा, हॉल में पूरे सोफे पर पसर कर लेटे हो, सारा हॉल फैला कर रखा है। सुबह से 2 बार चाय पी चुके हो, उनके कप प्लेट अभी तक डाइनिंग टेबल पर रखे हुए हैं। उठो, इन कप प्लेट को सिंक में रख कर आओ। चाय और पानी के बर्तन कमरे में इकट्ठे करते रहते हो। अभी थोड़ी देर में मिनाली ऑफिस से आती होगी, इस तरह से हॉल और पूरे घर को फैला हुआ देखेगी तो उसे बहुत गुस्सा आ जाएगा। उसे इस तरह से फैला हुआ घर और गंदगी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। यह बात तुम अच्छी तरह से जानते हो कि तुम्हारी बहू को साफ सफाई कितनी पसंद है। इसलिए जल्दी से उठो और कांच के गिलास और कप उठाकर सिंक में डाल कर आओ। और हाँ, रसोई के बर्तन भी सिंक में डाल देना, किचन साफ कर देना। कमरे में बैठी हुई इंद्रावती जी बेटे की बात सुन लेती है और बाहर निकलते हुए कहती है, बेटा कैसी बातें कर रहे हो तुम? अपने बूढ़े पिता से घर के काम करने की बात कर रहे हो। पहले उनकी हालत तो देखो, वो ठीक से चल भी नहीं पा रहे हैं। मैंने तो कमरे से निकालकर हॉल में इसलिए बैठाया था कि थोड़ा सा टीवी देखकर उनका मन लगेगा। कमरे में दीवारों को देखकर परेशान हो रहे थे। पूरे 10 दिन से कमरे में ही बंद है। अभी 10 दिन पहले ही उनका लीवर का ऑपरेशन हुआ है। लीवर में कितनी बड़ी पथरी हो गई थी। आज पहली बार कमरे से निकलकर हॉल में न्यूज़ देखने के लिए बैठे हैं और तुम उन्हें काम बता रहे हो। तुम्हें शर्म नहीं आती बीमार पिता को काम बताते हुए? तो इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई माँ? जब कमरे से बाहर हॉल में आकर बैठ सकते हैं तो क्या कप उठा रसोई में नहीं रख सकते हैं? बेटा तुम तो रहने ही दो, अब बस तुमसे मैं कुछ नहीं कह सकती। इतना कहकर इंद्रावती जी डाइनिंग टेबल पर रखे हुए कांच के गिलास और कप उठाकर रसोई में लेकर गई। तभी उनका बेटा मनीष फिर से आवाज देता हुआ कहता है, माँ बर्तनों को भी साफ कर देना, ऐसे ही सिंक में मत छोड़ देना। ये मत सोचना कि अभी मिनाली ऑफिस से आ रही है तो वही सारा काम संभालेगी। तुम्हें तो पता है बेचारी ऑफिस से थकी हारी आती है। अगर उसको घर या रसोई फैली हुई मिलती है, उसका गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ जाता है। यह बात हम सब जानते हैं, तो क्यों ऐसा काम करना जिससे मिनाली को गुस्सा आ जाए? बेटा सही कह रहे हो तुम्हें तो अपनी पत्नी की ही पड़ी है, उसके आगे तुम्हें कोई कहाँ दिखता है। अपने बीमार बूढ़े पिता भी दिखाई नहीं देते, अपनी पत्नी से इतने डरते हो। इंद्रावती जी का इतना कहना था कि बेटा दंदनाते हुए रसोई में आकर कहता है, क्या माँ तुम फालतू की बात करती हो? जरा सा घर की काम बता दो तो बस कुरकुर करने लगती हो। तुम्हें पता है कि कितनी मुश्किल से मैंने अपने ये फ्लैट खरीदा है और इस घर को तुमने अस्पताल बना रखा है। जहाँ देखो तहाँ तुम्हारी दवाइयाँ पड़ी होती है। क्या तुम भूल गई? कल ही तुम्हारी बहू ने तुम्हें दवाइयों को लेकर कितना गुस्सा किया था। सोफे के ऊपर दवाई पड़ी थी, इसके साथ ही डाइनिंग टेबल पर भी पिताजी की दवाइयाँ और उनका पानी का गिलास रखा था। कल मिनाली ने इन सब चीजों को लेकर कितना समझाया था, फिर भी तुम वही काम करती हो। अगर मेरे साथ तुम दोनों को इस घर में रहना है तो हमारे हिसाब से रहना होगा। यहाँ तुम्हारा हिसाब किताब इधर नहीं चलेगा कि कुछ भी कहीं भी खाकर रख दिया, कहीं भी आकर बैठ गए। हमारे घर में हर एक चीज व्यवस्थित जगह है, आपको उसी हिसाब से काम करना पड़ेगा। अपनी सारी चीजों को उठाकर जो कमरा दिया है उसी में रख लो। तुम्हारा सामान इधर उधर नजर नहीं आना चाहिए। बेटे की बात सुनकर इंद्रावती जी सोचने लगी कि हाँ, बहू ने कल दवाइयों को लेकर के कितना कलह कर दिया था, यह तो वही जानती है।
फिर भी हिम्मत करके इंद्रावती जी अपने बेटे से कहती है, बेटा क्या यह घर मेरा नहीं है? क्या बेटे का घर उसके माता पिता का घर नहीं होता है? जो तुम कह रहे हो कि एक कमरे में ही रहूं, कमरे से बाहर ना निकलूं। माँ, तुम तो फालतू की बात करने लगती हो। जरा सा कुछ कहो तो बस इमोशनल ड्रामा शुरू कर देती हो। अब जल्दी से सारा सामान समेट कर। हाँ माँ, मृणाली के ऑफिस से आने का समय हो रहा है। रसोई में बर्तन धोने के बाद उसके लिए चाय भी चढ़ा देना। बेचारी पूरे दिन काम करके आ रही है, कम से कम घर में चाय बनी मिल जाए। वैसे तो मैं बनाता था, लेकिन अब जब आप घर पर हैं तो तुम ही बना दो। पापा, तुम सोफे से उठकर अंदर कमरे में जाकर बैठ जाओ। मृणाली तुम्हें सोफे पर देखेगी तो बहुत गुस्सा करेगी। इंद्रावती जी रसोई में बर्तन धोते हुए सोच रही थी, क्यों हम इस घर में रहने आए, जहाँ पर उठने बैठने खाने पीने पर भी पाबंदियां हैं। सब कुछ बहू के हिसाब से करो। रसोई में खड़ी हुई इंद्रावती जी सोचती है, अगर मेरे पति को लीवर में पथरी ना हुई होती तो मुझे अपने बेटे बहू के पास आकर रहने की जरूरत ही न पड़ती। एक दिन अचानक से रात में कुलभूषण जी के पेट में दर्द उठा। दर्द इतना असहनीय था कि वह दर्द की वजह से बेहोश हो गए थे। बेचारी इंद्रावती जी अपने पति की ऐसी हालत देखकर बहुत डर गई। हिम्मत बांधकर आसपास के लोगों को बुलाया, क्योंकि बेटा उनके गांव से बहुत दूर पुणे जैसे शहर में रहता है। इतनी जल्दी और आधी रात को वो नहीं आ सकता, इसलिए आसपास के लोग और कुछ रिश्तेदार आकर के कुलभूषण जी को अस्पताल में भर्ती कराते हैं। सुबह तक उनके दर्द में दवाइयों की वजह से राहत तो मिल जाती है, लेकिन डॉक्टर कहता है कि कुलभूषण जी की किडनी में पथरी है, जिसका ऑपरेशन कराना पड़ेगा और जल्द से जल्द इनको निकलवा लीजिए और अंदर बढ़ती जा रही है। डॉक्टर की बात सुनकर इंद्रावती जी घबरा गई। सुबह उन्होंने अपने बेटे को फोन किया, बेटा तुम्हारे पिताजी का ऑपरेशन होना है, तुम आ जाओ, क्योंकि मुझे डॉक्टर और दवाइयों के बारे में कुछ भी पता नहीं और इधर इतनी भाग दौड़ और अब बुढ़ापे पर मुझसे नहीं होगा। मनीष कहता है, माँ तुम्हें पता है मेरा और मृणाली का ऑफिस होता है, हम दोनों को छुट्टी मिलनी बहुत मुश्किल है। थोड़ी बहुत ही छुट्टियां होती भी है तो मैं अभी पिछले महीने ही घूमने गया था, जिसमें पूरे 10 दिन की छुट्टियां निकाल दी थी। अब मेरे पास एक भी छुट्टी नहीं है। ऐसा करो, पिताजी को मेरे पास पुणे ही ले आओ, इधर अच्छे डॉक्टर हैं, इधर ही पिताजी का ऑपरेशन करा दूंगा, मेरा गांव आना संभव नहीं है। इतना कहकर मनीष फोन काट देता है, लेकिन वह अचानक दोबारा से अपनी माँ को फोन लगाता है और कहता है, माँ पिताजी के ऑपरेशन में बहुत सारे पैसे खर्च होंगे, तो पैसों का इंतजाम करके ही आना। अगर गांव में कुछ उधारी पड़ी हो तो वो भी उठा लाना, क्योंकि हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि हम उनका इलाज करा सके, अपने खर्च निकाल पाते हैं। अगर ऑपरेशन कराने के पैसे हो तभी मेरे पास आना, नहीं तो अपना उधर ही देख लो। बिना किसी शर्म के बेटा अपने माता पिता से स्पष्ट रूप में पैसों की बात कह देता है। इंद्रावती जी अपने पति से बेटे की बात कहती है तो पहले कुलभूषण जी बेटे के पास जाने से इनकार कर देते हैं, लेकिन दिन प्रतिदिन उनकी पथरी का दर्द बढ़ता ही जा रहा है। अकेले इंद्रावती जी गांव में बहुत परेशान हो जाती है, इसलिए वो अपने सारे पैसे इकट्ठे करके कहती है कि हम अब बेटी बहू के पास पुणे चलते हैं, कम से कम आपका ठीक से इलाज तो हो जाएगा और यह रोज रोज के दर्द से आपको भी राहत मिलेगी। इस तरह से मैं आपको दर्द में नहीं देख सकती हूँ। इस बार कुलभूषण जी अपनी पत्नी की बात को नहीं काट पाए, क्योंकि सच में दर्द की वजह से वे बड़े बेहाल हैं। इंद्रावती जी अपने पति को बेटे के पास पुणे जैसे शहर में लेकर आ गई। खेती के पैसों में से 2 लाख रुपए बेटे के हाथ में देते हुए कहा, यह लो बेटा, इन पैसों से अपने पिताजी का ऑपरेशन करा दो। पैसे हाथ में आने के बाद ही मनीष अपने पिता का ऑपरेशन एक अच्छे से अस्पताल में करवा देता है। ऑपरेशन बहुत अच्छे से हो जाता है। ऑपरेशन के बाद भी डॉक्टर ने कुलभूषण जी को आराम करने के लिए कहा है और 15 दिन बाद फिर से दिखाने के लिए कहा है। 5 दिन तक अस्पताल में रहने के बाद कुलभूषण जी को छुट्टी मिल जाती है और वो अपने बेटे बहू के फ्लैट पर आ गए। लेकिन बहू को बीमार ससुर को अपने घर में रखना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, यहाँ तक कि उनका खाना पीना भी बहू को खटकता है।
सारी चीज़ों में अपने ही पैसे निकाल कर खर्च कर रहे हैं। खाने पीने के लिए फल भी अपने पैसों से ही मंगाते हैं। बहू बेटा ऑपरेशन की तो बात दूर, उनके फल में भी अपने पैसे खर्च नहीं करते, जबकि दोनों ही नौकरी करते हैं। लेकिन क्या करें, इंद्रावती जी को यह था कि उनके पति का अच्छे से इलाज हो जाए, और वो तो अपने बेटे बहू के पास यह सोच कर आई थी कि बेटे बहू के पास ही तो जा रहे हैं, और उनके अलावा हमारा है ही कौन। वह हमें दुख तकलीफ में नहीं देखेंगे तो कौन देखेगा। हमें दुख तकलीफ पड़ी है तो हमारा बेटा ही हमारे काम आएगा। यही सोचकर वो अपने बेटे बहू के घर आ गई थी। लेकिन उन्हें क्या पता था कि बेटे बहू के घर में आकर उन्हें इतना परायापन महसूस होगा। एक एक चीज के लिए बेटा इतना सुनाएगा, छोटी छोटी बातों पर टोका टाकी करेगा। यहाँ तक कि बहू बेटे के घर में खाने पीने में भी पाबंदियां है, पूछ पूछ कर खाना पड़ता है। इससे अच्छा तो हम गांव में ही थे, अपनी मर्जी से अपने घर में रहते थे, अपनी मर्जी से बनाते खाते थे। इंद्रावती जी रसोई में खड़ी खड़ी यह सब बात सोच ही रही थी कि तब तक बाहर से स्कूटी आने की आवाज सुनाई देती है। उनकी बहू मिनाली अपने ऑफिस से आ गई। मनीष अपनी माँ को आवाज देते हुए कहता है, माँ चाय बन गई हो तो लेकर आ जाओ। बेटे की बात सुनकर इंद्रावती जी अपने यादों के भंवर से बाहर निकलकर फटाफट से चाय छानकर बाहर ले आई। ट्रे में 4 कप चाय देखकर मनीष और मिनाली कहते हैं, यह क्या माँ, तुमने फिर से अपने लिए चाय बना ली? अभी थोड़ी देर पहले ही तो तुमने और पापा ने चाय पी थी, फिर अपने लिए दोबारा चाय बनाने की क्या जरूरत थी? मैंने तो सिर्फ मिनाली के लिए चाय बनाने के लिए कहा था। रसोई में चीनी और दूध भरा देखा नहीं कि भर भर के तीनों टाइम चाय बना लेती हो, बिल्कुल बचत करने नहीं आता है। मनीष की बात सुनकर इंद्रावती जी चुपचाप खड़ी रह गई कि आखिर उनका बेटा बहू के सामने अपनी माँ से क्या कह रहा है। क्या मुझे बचत करने नहीं आती? आज बेटे की बातें सुनकर उनकी आंखों में आंसू आ गए, और वहीं सोफे पर बैठे बैठे बहू अपनी सास की बेइज्जती देखकर मन ही मन मुस्कुरा रही है। लेकिन इंद्रावती जी बहू से कुछ नहीं कह सकती, क्योंकि कमी तो अपने बेटे में है। जब बेटा ही बहू के सामने अपनी माँ की बेइज्जती करेगा तो बहू कहाँ से इज्जत करेगी। बेटा 1 कप चाय के लिए मना कर रहा है। वो उदासी भरी आवाज में कहती है, आज बहुत सर्दी है, हवा भी ठंडी चल रही है, इसलिए दोबारा से चाय पीने का मन हो गया था, और फिर तुम्हारे पिताजी को चाय बहुत पसंद है। इंद्रावती जी अपनी और अपने पति की चाय के कप लेकर कमरे में चली गई, लेकिन अब उनसे वह चाय पी नहीं जा रही थी। आंखों में आंसू को देख कर के कुलभूषण जी पूछते हैं, क्या हुआ भाग्यवान, तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों हैं? क्या बहू बेटे ने कल की तरह आज भी कुछ कहा है? इंद्रावती जी कहती है, हमने अपने बेटे को कितने लाड प्यार से पाला था, उसकी हर फरमाइश पूरी की थी, उसके पीछे खाना खिलाने के लिए पीछे पीछे भागती थी, और उसको भर पेट खाना खिलाने के बाद चेहरे पर एक सुकून और शांति मिलती थी। बेटी को जो पसंद था वही बनाती थी, खिलाती थी, उसके हिसाब से ही घर का खाना बनता था। अगर किसी दिन उसकी तबीयत खराब हो जाती और वो खाना नहीं खाता तो मुझसे भी खाना नहीं खाया जाता था। लेकिन बेटी को हमारी 1 कप चाय भी खलती है, एक बार से दोबारा चाय पी ले या अपने लिए चाय बना ले तो बेटा बहू दोनों ही मुंह बना लेते हैं। अपनी पत्नी की ऐसी हालत देखकर कुलभूषण जी भी दुखी हो जाते हैं और कहते हैं, कोई बात नहीं भाग्यवान, कुछ दिनों की बात है, मेरी वजह से तुम्हें बेटे बहू की इधर इतनी तकलीफ हो रही है, उनसे पूछ पूछ कर चाय बनानी पड़ती है, खाना खाने के लिए भी पूछना पड़ता है। तुम चिंता मत करो, डॉक्टर को दिखाने के बाद ही हम लोग जल्दी से घर चलेंगे, फिर अपने घर में आराम से रहेंगे, तुम्हें जो खाना होगा वही खाना बनेगा, उधर तुम्हें कोई रोकने टोकने वाला नहीं है, अपने घर में आराम से रहना। पिछले 15 दिनों में अपने बेटे बहू का व्यवहार कुलभूषण जी भी समझ गए थे, और उन्हें समझ में आ गया कि उनके बेटे बहू कितने स्वार्थी हैं। उन दोनों को सिर्फ और सिर्फ पैसा दिखाई देता है, न कि बूढ़े माता पिता, और न ही उनकी तकलीफें दिखाई देती है। यह भी नहीं सोचते कि माता पिता हमेशा ही उनकी मदद किया करते थे, लेकिन आज जब उनको जरूरत पड़ी है तो दोनों ने कैसे पल्ला झाड़ लिया, पैसों से लेकर सेवा तक। बस अपने घर में बुलाकर डॉक्टर से ऑपरेशन करा दिया।
उसी का एहसान जताते रहते हैं। बाकी कुलभूषण जी का सारा काम इंद्रावती जी ही करती हैं। बेटा बहू सुबह सुबह अपने ऑफिस निकल जाते हैं और ऑफिस जाने से पहले दोनों अपने माता पिता को हिदायतें देकर जाते हैं। घर में कुछ भी फैलाना मत, इधर उधर टहलना मत, अपने कमरे में चुपचाप से बैठे रहना, घर में जगह जगह कीमती सामान रखा हुआ है, तोड़ तोड़ मत देना। एक दिन इंद्रावती जी अपने बेटे से कहती हैं, बेटा तुम्हारा फ्लैट 5वीं मंजिल पर है, मुझसे बार बार 5वीं मंजिल से नीचे नहीं उतरा जाता, चढ़ने उतरने में मेरी सांसें फूल जाती है और लिफ्ट से जाने में मुझे डर लगता है। तुम एक काम करो, नीचे फल वाला आया है, लिफ्ट से चले जाओ और अपने पिताजी के लिए फल ले आओ, उनके सारे फल खत्म हो गए हैं, साथ ही साथ दवाइयाँ भी ले आना। डॉक्टर ने जो दवाइयाँ बताई थी उनमें से एक दवाई खत्म हो गई है। माँ, फल और दवाइयों के लिए पैसे निकाल कर रख दो, मैं नीचे ही जा रहा हूँ। मीनाली ने अपने लिए ऑनलाइन कपड़े मंगाए हैं, उन्हीं को लेने, तो फल और दवाई भी लेते आऊँगा। इंद्रावती जी अपने बेटे की ऐसी बेरुखी देखकर दुखी हो गई। अपने बूढ़े और बीमार पिता के लिए बेटा 100 रुपये का फल भी नहीं ला सकता, 50 रुपये की दवाई भी नहीं ला सकता। लेकिन इंद्रावती जी इतने दिनों में अपने बेटे बहू को इतना तो समझ ही गई थी कि अगर वो पैसे नहीं देंगी तो बेटा नीचे से फल और दवाइयाँ नहीं लाएगा, जबकि मेरे पति को फल और दवाइयों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, इसलिए वो अपने पट से पैसे निकाल कर अपने बेटे को दे देती है। लेकिन कहीं न कहीं उनके दिल में ऐसा लग रहा था कि वो अपने बेटे को अभी के अभी सुना दे कि तुम्हारे लिए हम सब ने कितना कुछ किया है, लेकिन तुम शहर में आकर बहुत ही स्वार्थी हो गए हो। फिर वह घर की शांति को सोचकर चुप हो जाती है। और 2 दिन बाद कुलभूषण जी को डॉक्टर को दिखाना था। कुलभूषण जी भी चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी डॉक्टर उनको देखकर उन्हें गांव जाने के लिए हाँ कह दे। डॉक्टर को दिखाने के बाद डॉक्टर उन्हें गांव जाने के लिए हाँ कह देता है, साथ ही साथ उन्हें महीने भर की दवाइयाँ भी दे देता है। अब इनको सुबह शाम खाते रहिए, अगर कोई समस्या हो तो मुझसे फोन पर बात कर लेना। मनीष अपने माता पिता को डॉक्टर को दिखाने के बाद घर लेकर आया। रात को वह अपने माता पिता से आकर कहता है कि वह और मीनाली अपने एक दोस्त की पार्टी में जा रहे हैं, रात के 12 बजे आएंगे, आप लोग अपने खाने का देख लेना, जो भी खाना हो। बेटा बहू ने आज खाने में कुछ भी नहीं बनाया है। पीछे से मीनाली अपनी सास की बात सुनकर कहती है, सुबह की रोटियां रखी है, कुछ ज़्यादा ही बन गई थी, उन्हें चाय से नमक लगाकर खा लेना। बहू, अभी कुछ दिन पहले ही तुम्हारे ससुर जी का ऑपरेशन हुआ है, उन्हें डॉक्टर ने खिचड़ी या दलिया इस तरह का खाना खाने के लिए कहा है। कुछ खिचड़ी दलिया होता तो इंद्रावती जी इतना कह ही पाती है कि बहू और बेटा उनकी बात को अनसुना करके ही अपने दोस्त की पार्टी के लिए निकल गए। बेटे बहू के जाने के बाद इंद्रावती जी रसोई में गई तो देखा कैसरोल में सुबह की 4 रोटियां पड़ी है। इंद्रावती जी से रहा नहीं जाता है, वो अपने पति के लिए खिचड़ी बना देती है और अपने लिए वही सुबह की रोटियां चाय से खा लेती है। खाना खाते खाते रात के 10 बज गए। इंद्रावती जी सुबह से कामों में ही व्यस्त थी। सुबह पूरा दिन अपने पति के साथ अस्पताल में भागा दौड़ी करती है, उसके बाद रात में अपने पति के लिए खाना बनाया, पूरा घर समेटा, क्योंकि बहू बेटा जाने से पहले हिदायत देकर गए थे कि घर को व्यवस्थित कर देना। वह पूरा घर व्यवस्थित करती है। खाना खाने के बाद उनको नींद आ गई, इसलिए उन्होंने रात में खाना बनाने वाले बर्तनों को सिंक में डाल दिया, उनको धुल नहीं पाई और जाकर सो गई। रात के 12 बजे जब उनकी बहू बेटे आए तो बहू की तेज आवाज के साथ उनकी आंख खुल गई। बहू रसोई में खड़ी खड़ी चिल्लाते हुए कहती है, ये रसोई में खिचड़ी किसने बनाई है? जब मैंने मना किया था कि कुछ भी नहीं बनेगा तो क्यों बनाया और पूरा रसोई गंदा करके रख दिया है। रात में खाना खाने के बाद जूठे बर्तन सिंक में छोड़ दिए हैं, उसको भी नहीं धुला। मैं तो तुम्हारे माँ पिता जी से बहुत तंग आ गई हूँ, जल्दी से जल्दी इनको गांव भेजो। अब मैं इन लोगों के साथ एक पल भी एडजस्ट नहीं कर सकती हूँ। मेरे पूरे घर को कबाड़ खाना बनाकर रख दिया है और यह क्या, एक कटोरी में क्या ढक कर रखा हुआ है? इतना सारा खाना बना लेती है, इसमें तो खिचड़ी बची हुई रखी है। जब खाने नहीं थी तो इतनी ज्यादा बनाने की क्या जरूरत थी? इनसे तो बस चीजें बर्बाद करवा लो। बहू की इतनी कर्कश बातों को सुनकर कुलभूषण जी और इंद्रावती जी दोनों ही उठ गए
उठ गए थे। दोनों ही अपनी बहू की तीखी बातों को सुन रहे थे। इंद्रावती जी अपने कमरे में बैठी चुपचाप बहू की बातों को सुनती रह जाती है। इंद्रावती जी के आंखों से लगातार आंसू बह रहे हैं। उन्होंने रात के 12 बजे कमरे से निकलना सही नहीं समझा, लेकिन उस पूरी रात इंद्रावती जी और कुलभूषण जी को नींद नहीं आई। बहू बेटी की बातें उनके दिल में तीर की तरह चुभ रही थी। आज कुलभूषण जी के सब्र का बांध टूट गया था। बहू बेटे तो अपने कमरे में जाकर सो गए, लेकिन दोनों ही चुपचाप बैठे रहे। इंद्रावती जी की आंखों के आंसू कुलभूषण जी को दुखी कर रहे थे। वह उठते ही मनीष देखता है कि गांव से उसके चाचा जी 4 पहिया गाड़ी लेकर आए हैं। अपने चाचा जी को आया देखकर मनीष और मिनाली कहते हैं, अरे चाचा जी, इतने सुबह सुबह आप कैसे आए? कैसे आना हुआ? कमरे से निकलते हुए कुलभूषण जी कहते हैं, तेरे चाचा को मैंने बुलाया है। मैंने ही उसे कल रात फोन किया था पुणे आने के लिए। मिनाली बड़बड़ाते हुए कहती है, ये ही दोनों मेरे ऊपर कम बोझ थे, तो एक और को बुला लिया। अब इनकी तीमानदारी और करनी पड़ेगी। पता नहीं कितने दिन के लिए आ गए हैं। पत्नी की बात सुनकर मनीष तमतमाए हुए कमरे में जाता है और अपनी माँ से कहता है कि माँ, चाचा जी को बुलाने की क्या जरूरत थी? तुम लोग कम थे क्या जो तुमने उन्हें भी बुला लिया है? अलमारी से सामान निकालकर बैग में रखती हुई इंद्रावती जी कहती है, बेटा, तुम्हारे चाचा तुम्हारे पास रहने के लिए नहीं आए हैं, बल्कि मुझे और तुम्हारे पिताजी को लेने के लिए आए हैं। अब हम और पिताजी गांव जा रहे हैं और फिर डॉक्टर ने भी हमें जाने के लिए कह दिया है, तो अब इधर रुकने का कोई मतलब नहीं बनता है। अपने गांव में ही जाकर आराम से अपनी स्वतंत्रता की जिंदगी जिएंगे, बंधनों से मुक्त हो जाएंगे। सास की बात सुनकर के मिनाली कहती है, आपके कहने का क्या मतलब है? इधर क्या हम आपको बंधनों में रखते थे? क्या इधर आपको कोई कमी थी जो मुझे ऐसा सुना रही हो? किसी के लिए कितना भी कर लो, लेकिन बाद में सुनना ही है। मैंने कहा था कि ऑपरेशन के लिए इनको इधर बुलाने की कोई जरूरत नहीं है, तुम ही उधर चले जाओ। इतना कुछ किया लेकिन फिर भी सुना रहे हैं। बहू की बातें सुनकर कुलभूषण जी से नहीं रहा जाता है। वो अपने बहू बेटे पर गुस्साए हुए कहते हैं, बस अब बहुत हुआ, बहुत किया। क्या किया है तुमने? तुम लोगों ने बस 2 बार डॉक्टर के पास लेकर गए, और इसके अलावा क्या किया है? अपने माँ बाप के लिए अगर 1 रुपये का फल भी लाने होते हैं तो उसके लिए भी अपनी माँ के आगे हाथ फैलाकर पैसे मांगते हो। लाखों कमाते हो, लेकिन 1 रुपया भी अपने पिता के लिए खर्च नहीं कर सकते। तुम शायद भूल रहे हो, जब तुमने अपना यह 4 कमरे का घर खरीदा था तो मैंने तुम्हें इसको खरीदने के लिए पैसे दिए थे, तब तुम यह घर खरीद पाए थे। और आज मुझे ही इस घर में रहने में जितना परायापन महसूस हुआ है, इतना तो किसी पराये के घर में जाकर भी नहीं हुआ होगा। जब भी तुम्हें पैसों की जरूरत पड़ती है तो मैंने हमेशा तुम्हारी मदद की है, लेकिन मुझे क्या पता था कि मेरा बेटा इतना स्वार्थी होगा। उसे सिर्फ लेना ही आता है, देना नहीं आता। और हाँ बेटा, मैं जब गांव से आया था तो अपनी खेती के 2 लाख रुपए ऑपरेशन के लिए लाया था, जो तुम्हारी माँ ने तुम्हारे हाथ में थमा दिए थे। ऑपरेशन में 1 लाख ही खर्च हुआ है, मेरे 1 लाख वापस दे दो। अब मैं तुम्हारे पास अपने 1 फूटी कौड़ी भी नहीं छोड़ सकता हूँ। पैसे वापस लेने की बात सुनकर मिनाली और मनीष दोनों चिढ़ जाते हैं और गुस्साते हुए कहते हैं, यह क्या बात हुई पिताजी? आप मुझसे अपने पैसे मांग रहे हैं? अरे तुम इतने पैसों का क्या करोगे? अगले साल फिर खेती से इतने सारे पैसे आ जाएंगे, जिससे तुम्हारा खर्चा आसानी से चल जाता है। और वैसे भी अभी खेती के बहुत सारे पैसे तुम्हारे पास बचे हुए हैं। तुम मुझसे ये पैसे वापस क्यों मांग रहे हो? मैं तो इतने बड़े शहर में रहता हूँ। इंद्रावती जी कड़क होते हुए कहती है, सही कह रहे हो बेटा, तुम्हारा 1 भी पैसा हमारा नहीं, लेकिन हम लोगों का सब पैसा तुम्हारा। ऐसा कैसे हो सकता है? और मैंने तुम्हारा व्यवहार देख लिया है। जब तुम हमारे 1 कप चाय पर रोक लगाते हो, 1 कटोरी खिचड़ी पर रोक लगाते हो, 1 रुपये का फल नहीं ला सकते हो, तो हम तुम्हारे पास लाखों रुपये कैसे छोड़ सकते हैं? चुपचाप से पैसे निकालते हो या फिर निकालूं अपनी चप्पल? बचपन में तो तुम्हें कभी चप्पल से नहीं पीटा, लेकिन आज जरूर पीटूंगी। अपनी माँ का इतना कठोर जवाब सुनकर
मनीष तुरंत 1 लाख रुपया लाकर माँ के हाथ में थमा देता है। जाते जाते कुलभूषण जी अपने बेटे बहू से कहकर जाते हैं कि अब आगे से मुझसे किसी भी चीज की उम्मीद मत करना। मेरे मुसीबत में जब तुम मेरे काम नहीं आ सकते, तुम्हारे घर में थोड़े दिन रहना मेरी जिंदगी का सबसे बेकार दिन थी, जहां मुझे सांस भी तुम लोगों से पूछ कर लेनी पड़ती थी। ना तो अब तुम दोनों को गांव आने की जरूरत है और ना मुझसे किसी तरह की उम्मीद रखने की। रही बात दोबारा से डॉक्टर को दिखाने की, तो मेरे पास खुद ही इतने पैसे हैं कि 4 पहिए गाड़ी करके अपने परिवार के किसी भी सदस्य को लेकर आऊंगा। मुझे अब तुम्हारी जरूरत नहीं। इतना कहकर बैग को गाड़ी में रखकर कुलभूषण जी और इंद्रावती जी अपने गांव के लिए निकल पड़े। आज उनके चेहरे पर एक आज़ादी का सुकून दिखाई दे रहा था। आज वो खुली हवा में सांस ले सकेंगे, अपने मन से बना सकेंगे और अपने मन का खा सकेंगे। कोई बंधन नहीं होगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की ये कहानी? कमेंट करके ज़रूर बताइए। साथ ही लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। फिर मिलती हूँ आपसे एक नई वीडियो में एक नई स्टोरी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें और स्वस्थ रहें। बाय बाय।